हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई एम सी ए साहिल मित्तल, आपका दोस्त एंड आपका होस्ट। सर, आप होस्ट किस चीज के हैं? हम होस्ट हैं सीए इंटर के ऑडिट सब्जेक्ट के लिए। आज हम लोग इस वीडियो में रिवाइज करेंगे सीए इंटरमीडिएट का स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का सबसे बेसिक और फर्स्ट स्टैंडर्ड जो है एसए 200। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एसए 200। इस स्टैंडर्ड को हम लोग बोलते हैं एबीसी स्टैंडर्ड। एबीसी क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको ए बी सी तीनों चीजें सीखने को मिलती हैं जो आपके बाकी स्टैंडर्ड्स में काम आती हैं। तो हम लोगों का ये पर्पस है वीडियो का कि हम लोग रिवाइज करने वाले ऐसे दोस्तों को, ऐसे नहीं कि हम डिटेल में के पॉइंट में जाएंगे, हम लोग पूरा रिवाइज करेंगे और पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर जो है एमटीपी आईटीपी जो आईसी ने पूछा है इस ऐसे से वो देखेंगे क्या क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और कैसे आंसर होते हैं। बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डाउट आता है सर कि हमें पता है, मे बी हमें ये याद भी है, बट हमें ये आइडिया लगता है कि यार ये क्वेश्चन जो पूछा है इसमें से क्या लिखना है, कितने मार्क्स का लिखना है। अब तो एमसीक्यू भी है तो उसमें वैसे पजल हो जाते हैं कि यार ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब ये वाला है या ये वाला है, ऑप्शन कौन सा है। तो हम लोग आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन देखो इस यहां से आया, उसका ये सॉल्यूशन है, ये ऐसे सॉल्यूशन है, ऐसे लिखना है आपको, ऐसे आपको याद करना है टॉपिक को। और ये भयंकर भयंकर लेवल का इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है इंटर के लिए, सीए इंटर के लिए। अगेन ये सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए है जिनके एग्जाम अभी ड्यू है, जो जुलाई में आपके पोस्टपोन हो गए हैं, वो उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये रिवीजन आपकी एप्लीकेबल है। तो हम लोगों ने एक अपना एक टैगलाइन बनाया है, या हम लोग टैगलाइन दे रहे हैं, ये ऑलरेडी मे बी हो सकता है, बट मेरा ये अपना है कि जब समझेगा इंडिया तभी तो ऑडिटर बनेगा इंडिया। बिकॉज आप लोग क्या है, आप लोग आने वाले फ्यूचर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप फ्यूचर के ऑडिटर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आपको संभालनी है, आपको ऑडिट करना है। तो आपको ऑडिट करने के लिए जो चीजें पता होनी चाहिए, जो समझने जो नॉलेज होनी चाहिए, वो स्टैंडर्ड्स आपको देता है। मोटा मोटी वो बहुत लेवल की नॉलेज आपको स्टैंडर्ड्स देता है। तो आपको स्टैंडर्ड्स समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए क्या स्टैंडर्ड्स है, और एग्जाम के लिए तो हाईली इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो एसए 200 फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। एसए 200 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एसए 200 के दो पार्ट में डिवाइड है वैसे ये, जो इसका नाम है। नंबर 1 इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। आप स्क्रीन पे देखें, साथ साथ आप सुने और साथ में स्क्रीन पे देखें। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट in accordance with standards on auditing. This is second part. तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब सर आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बट आप एक चीज बताओ, बोलो रिवीजन है तो हमें एक माइंड मैप दो ना, मतलब माइंड मैप दो हमारे अंदर माइंड में, कि हमें पता हो कि सॉरी ये जो स्टैंडर्ड हम जब पढ़ेंगे तो ये इतनी चीजें इसमें पढ़नी है हमें। ठीक है, उसका पूरा परफेक्ट हमने अरेंजमेंट किया हुआ है। मैं आपको एक माइंड मैप चार्ट देता हूं, आप स्क्रीन पे देखें। ये देखिए आप चार्ट, आपका हैंड रिटन चार्ट है ये, एक सेकेंड, हाँ जी, आप देखिए ये वाला चार्ट। एक पेज में आपका पूरा स्टैंडर्ड मैंने कवर कर दिया, लगभग पूरा ओवरव्यू, एसए 200 ओवरव्यू। एसए 200 ओवरव्यू में मैं आपको बताता हूं कैसे आपको सोचना है। सर इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आप आईज क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में जाए और अच्छे से रिटेन रहे। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, ओके। उसके बाद नंबर 2 एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। नंबर 3 हम पढ़ेंगे ऑडिट रिस्क के बारे में। नंबर 4 हम देखेंगे रिक्वायरमेंट्स क्या है दोस्तों की। नंबर 5 हम देखेंगे कंडक्ट कैसे करना है ऑडिट को एज पर एसए। अब सर ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, दो ऑब्जेक्टिव है, रीजनेबल एश्योरेंस लेना और रिपोर्ट इश्यू करना। नंबर 2 एप्लीकेबल एफआईआर में कितने पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स है, फेयर वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ऑडिट रिस्क में कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऐसे दोस्तों में क्या है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है ऑडिटर की, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है, प्रोफेशनल जजमेंट क्या है, स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, एंड इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है ऑडिट की। नंबर 5 कंडक्ट करना ऑडिट को एज पर एसए, उसके अंदर अपना कंटेंट है। माइंड में बना कि हाँ यार इतना एसए 200 है, ये पूरा एसए 200 है जो हमारा एक चार्ट में खत्म हो गया। अब हम लोग मेन नोट्स पे आते हैं फिर से। आप देखेंगे आपको ओवरव्यू नीचे दिया हुआ है कि क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं, जो मैंने आपको अभी बताया वो सब इसके अंदर कवर होगा। नाउ 1 बाय 1 हम कवर करते हैं, रिवाइज करते हैं, आप बने रहना मेरे साथ बस। पहला आपने बात किया ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर। आपका पहला ही क्वेश्चन मेरे सामने आया कि सर हम लोग ये एसए 200 क्यों पढ़ रहे हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपको ऑडिट क्यों करना है ये कौन बताएगा, और फिर ऑडिट कैसे करना है ये कौन बताएगा।
सर आप बताओगे ना? अरे मैं तो बताऊंगा, ये स्टैंडर्ड 200 आपको बताने वाला है कि दो ऑब्जेक्टिव के लिए आप ऑडिट करते हो। क्या? नंबर 1, आपको रीजनेबल एश्योरेंस लेना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइदर ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर। समझ में आया? रीजनेबल एश्योरेंस लेना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है आइदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। और अब आपने जो एश्योरेंस लिया वो आपको रिपोर्ट की फॉर्म में देना है मैनेजमेंट को, स्टेक होल्डर्स को, कंपनी के, एंटिटी के। तो आपको रिपोर्ट देना है। आप रिपोर्ट कैसे देनी है और कैसे कम्युनिकेट करनी है वो आपको करनी है एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। जो आपको अगर मैं बोल दूं फॉर एग्जांपल ऐसे 700 की सीरीज 700 की सीरीज जब पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा रिपोर्ट के ये टाइप्स होते हैं, ओपिनियन के ये टाइप्स होते हैं, ऐसे रिपोर्ट इश्यू करते हैं, उसके अंदर ये लैंग्वेज होती है। तो दो ऑब्जेक्टिव है ऑडिट करने के, दो ऑब्जेक्टिव है, रीजनेबल एश्योरेंस लेना एंड रिपोर्ट इश्यू करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ओके, अब आपका क्वेश्चन आया कि सर रीजनेबल एश्योरेंस क्यों बोल रहे हो? आप रीजनेबल एश्योरेंस क्यों बोल रहे हो? रीजनेबल एश्योरेंस इसलिए बोला बिकॉज 100% जो एब्सोल्यूट एश्योरेंस है वो देना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर आर सम इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। वो अगेन इसके अंदर एक टॉपिक है। सर फिर भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो। दो एग्जांपल देता हूं आपको। पहला एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि बच्चे आपको ना 8 के 8 सब्जेक्ट में 100 मार्क्स लेने हैं। भाई 100 मार्क्स लेने हैं, मेरे को नहीं पता। अरे सर क्या पागल वागल हो गए हो क्या? 100 मार्क्स कैसे ले सकते हैं? क्या ये रीजनेबल है क्या 100 मार्क्स लेना? क्या बोला आपने? क्या ये रीजनेबल है क्या 100 मार्क्स लेना? तो क्या ऑडिटर के लिए रीजनेबल है क्या 100% चीजें चेक करके उसको रिपोर्ट करना, जबकि वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उसके ऑडिट को इंपैक्ट करती हैं? सर जैसे नंबर 1 कॉस्ट बेनिफिट, कि आपकी यार फीस उतनी नहीं होती कि आप बोल पाओ कि इतना टाइम एफर्ट लगाओगे, क्लाइंट आपको इतनी फीस नहीं देता जिससे आप 100% चेक कर पाओ वहां पे। तो आपका टाइम एफर्ट इतना लगा रहे हो तो फीस भी तो उतनी मिलनी चाहिए ना। नंबर 2, सर मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व होती है बहुत सारी जगह पे, बहुत सारी ट्रांजेक्शंस पे। जजमेंट का मतलब एस्टिमेट्स, जैसे जितने प्रोविजंस है आपके, प्रोविजंस फॉर डेटर्स हो गए, बैड डेट्स हो गए, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन हो गया, टैक्सेशन का प्रोविजन हो गया, तो वहां पे एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है, वहां पे तो जजमेंट इन्वॉल्व है। जजमेंट तो वैसे भी आप नहीं बोल सकते कि ठीक है, वो तो पर्सन वेरी कर सकती है। तो जब वो ठीक नहीं बोल सकते जो कि पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो कैसे बोल सकते हो 100% सब चीजें ठीक है? ओके सर समझ गए। तो ऐसे और भी पॉइंट्स हैं जो हम इनहेरेंट लिमिटेशन में देखेंगे, इसलिए हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। सेकंड एग्जांपल सुन लो, आपके आईसीआई का एग्जांपल देख लो। आईसीआई आपको एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछता है पेपर? 100 मार्क्स का पूछता है ना, मतलब 24 का लेकर के 110 116 मार्क्स का पूछता है पेपर। क्या आईसीआई आपसे उस 100 मार्क्स में हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, या पूछता है क्या? सर अगर हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन पूछने लगा तो वो तो 1000 नंबर का पेपर हो जाएगा, 2000 नंबर, 10,000 नंबर पेपर हो जाएगा। तो आईसीआई आपकी रीजनेबल नॉलेज चेक करता है। क्या चेक करता है? रीजनेबल नॉलेज, कि आपको रीजनेबल स्टैंडर्ड्स की नॉलेज है, रीजनेबल ऑडिट की नॉलेज है, कि आप ऑडिट कर सकते हो। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको उसकी रीजनेबल नॉलेज है या नहीं है। अगर है तो आप पेपर क्लियर कर लोगे, नहीं है तो फिर आपका नहीं होगा। तो हर एक जगह पे आप रीजनेबल ही वो चीज कर पाते हो, समझ रहे हो? एग्जाम में भी 100 मार्क्स नहीं ले सकते, बिकॉज गलती होगी आपकी, कुछ हो सकता है क्वेश्चंस आपसे अच्छे से अटेम्प्ट हो, कुछ रह जाए, टाइम कम बढ़ जाए, कुछ सब्जेक्ट्स आपके बहुत अच्छे, कुछ सब्जेक्ट्स आपके इतने स्ट्रॉन्ग ना हो, तो हर एक में आप 100% नहीं कर सकते स्कोर। तो हर जगह रीजनेबल एश्योरेंस ही पॉसिबल, रीजनेबिलिटी ही पॉसिबल होता है। तो ऐसे ही ऑडिटर के लिए रीजनेबल एश्योरेंस देना ही पॉसिबल है, ना कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लो लेवल एश्योरेंस देना है या मॉडरेट लेवल देना है। हायर लेवल एश्योरेंस देना है, 100% नहीं देना, हायर लेवल देना, हायर लेवल, लो लेवल नहीं, मॉडरेट लेवल नहीं, मतलब आपका हाई लेवल एश्योरेंस होगा। अब मैं आपको ये बोल दूं कि 40 मार्क्स से कम लेके आने हैं, वो नहीं चाहिए, या थोड़े से ऊपर 45 तो सब पास हो जाओगे, या टोटल में कम रह जाएंगे ना, हायर लेवल चाहिए। सर कुछ में एग्जामिनेशन आ गई, कुछ में ऊपर थोड़े कम आ गए, पास सब में हो गए, तो टोटल हम पास हो गए, तो दैट इज रीजनेबली आप पास हो गए, रीजनेबल एश्योरेंस। नेक्स्ट आपका है एप्लीकेबल फ्रेमवर्क। अब सर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? सर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क का मतलब होता है जिस तरीके से, जिस क्राइटेरिया को फॉलो करके आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स, वो आपके जिस तरीके को फॉलो करके बने हैं उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेबल एफआरएफ। फॉर एग्जांपल कंपनीज के लिए जो आपका एप्लीकेबल एफआरएफ होगा वो शेड्यूल 3 होगा, ठीक है। इंडेस एएस आपके एग्जांपल है एफआरएफ के। अब सर इसमें दो चीजें क्यों है? इसमें दो चीजें इसलिए है, एक आपका जो फ्रेमवर्क है वो है फेयर प्रेजेंटेशन का फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क का मतलब है कि अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो उस फ्रेमवर्क से हम डेविएट कर सकते हैं फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हम उससे डेविएट कर सकते हैं। एग्जांपल इसका है एएस इंडेस।
और कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या है सर, कंप्लायंस फ्रेमवर्क का मतलब है कि वहां पे आपको जो बोल दिया ना वो करना पड़ेगा, आप डेविएट नहीं कर सकते, आपको उसको मानना ही पड़ेगा 100%। जो लॉ ऑफ द लैंड है, जैसे कंपनीज एक्ट है, बैंक्स के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इंश्योरेंस एक्ट है, उनके अंदर लिखा हुआ है कि बैंकिंग कंपनी की ऐसे बैलेंस शीट बनेगी, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, इंश्योरेंस कंपनी के लिए ऐसे बनेंगे और कंपनीज के लिए ऐसे बनेंगे, तो वो वैसे ही बनेंगे। और एज ए ऑडिटर आप क्या करने गए हो वहां पे, ऑडिटर आके चेक करने क्या गए हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं नहीं दे रहे। तो वो जो ट्रू एंड फेयर व्यू कब देंगे, जब वो उस स्टैंडर्ड, उस एफआरएफ के हिसाब से बने होंगे जैसे वो बोल रहा है। आप अपने मन से या मैनेजमेंट अपने मन से तो नहीं सोचते ना बैठे बैठे ऐसे ध्यान लगा रहे हैं कि चलो बैलेंस शीट में एसेट साइड ले आओ, लायबिलिटी साइड ले आओ, ठीक है, और लॉन्ग टर्म एसेट ऐसे होंगी, शॉर्ट टर्म ऐसे होंगी, ध्यान लगा कर रहे हैं क्या? वो ध्यान नहीं है, वो लॉ ने, कंपनीज एक्ट ने बोला है ऐसे बैलेंस शीट बनानी है। एएस इंडेक्स में लिखा हुआ है कि आपको ऐसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, ऐसे एसेट रिकॉग्नाइज करनी है, तो उसको फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। और एज ए ऑडिटर आपको वही चेक करके ओपिनियन देना है कि उसके अकॉर्डिंग बनी है तो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है, नहीं बनी तो ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं कर रहा है। इंडिया में दोनों फ्रेमवर्क फॉलो होते हैं, दोनों का मिक्सचर होता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की फॉलो हुआ है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क की फॉलो हुआ है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क तो मैंडेटरी है फॉलो करना, उसमें आप डेविएट नहीं कर सकते। बट फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क जो है, जो एएस इंडेक्स की रिक्वायरमेंट्स है, उसको आप डेविएट कर सकते हो, लेकिन जहां पे बेटर प्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है। आप खुद पढ़ लो लाइंस को, आप नोट्स में आते हैं कि सेकंड नोट साइड पर पढ़ो, इट मे बी नेसेसरी फॉर मैनेजमेंट to depart from a requirement of the framework to achieve fair presentation of such FS, कि उसकी फेयर प्रेजेंटेशन के लिए डिपार्चर आप कर सकते हो, और वो रेयर केसेस में डिपार्चर अलाउड होता है। बट आप कंप्लायंस फ्रेमवर्क में आप पढ़ो, कंप्लायंस फ्रेमवर्क में आपको ऐसा कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है जो फेयर प्रेजेंटेशन है। समझ में आई पॉइंट, मतलब समझ में आया पॉइंट? तो आगे बढ़ते हैं हम, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क। नेक्स्ट इज योर, ये प्री कंडीशंस है कुछ ऑडिट की, ये हम ऐसे 210 में पढ़ेंगे। यहां पे आप इसको स्किप कर सकते हो, नोट्स के अंदर भी आप इसको स्किप कर सकते हो। तो हम लोग इसको ऐसे 210 में पढ़ेंगे, बिकॉज जब हम वहां पे देखेंगे कि एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या आपको लिखवा करके लेना होता है मैनेजमेंट से, टीसीडब्ल्यूसी से, तो वहां पे बेटर लिंक होगा, वहां पे एंगेजमेंट लेटर का फॉर्मेट देखेंगे और समझेंगे इसको। तो अभी के लिए आप इसको स्किप कर दो। नेक्स्ट जो हमने माइंड मैप जो बनाया था सर, ऑब्जेक्टिव हो गए, 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस देना, रिपोर्ट देना। सर एफआरएफ हो गया, 2 एफआरएफ होते हैं, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्या था, ऑडिट रिस्क। अब ऑडिट रिस्क पे आते हैं। ये रहा सर ऑडिट रिस्क, आप स्क्रीन पे भी देखते रहे साथ साथ में। ऑडिट रिस्क एंड इट्स कंपोनेंट। ऑडिट रिस्क के सर 2 कंपोनेंट है वैसे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के अगेन 2 पॉइंट है, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। तो टोटल ऑडिट रिस्क के 3 पार्ट हो गए, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। इन दोनों को मिला करके बनता है रोमम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दिस इज रोमम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एंड इसमें 2 हो गए आपके, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। नाउ सर आप ये मेरे को बताते हो, बस जल्दी जैसे मैं आपको पूछ रहा हूं ना, आप ये समझो कि मैं आपसे पूछ रहा हूं और आपको आंसर करना है वहां बैठे बैठे, तो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा, अच्छा यार इसका मतलब तो ये था, इसका मतलब तो इतना इजी था, कुछ भी नहीं था ये, ठीक है। तो आपको और अच्छे से कवर होगा ये चीज। अब आप मेरे को ऑडिट रिस्क का मतलब बता दो, ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? सर रिस्क तो खतरा है, मतलब डेंजर है, हमने जो काम किया गलत कर दिया, इसका डेंजर। हाँ यही है, आपने क्या काम करना है, ओपिनियन देना है, और आपने ओपिनियन गलत दे दिया, यही ऑडिट रिस्क है। डेफिनेशन पढ़ लो, मीनिंग पढ़ लो, खत्म। The risk that the auditor will end up giving an inappropriate opinion on a materially misstated financial statement, कि जहां पे भर भर के गंदगी थी उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हमने ओपिनियन इनएप्रोप्रिएट दे दिया। मतलब इनएप्रोप्रिएट देने का मतलब है वहां पे तो हमें एडवर्स देना था या क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर, बट हमने दे दिया क्लीन ओपिनियन। तो मॉडिफाइड ओपिनियन देना था बट हमने अनमॉडिफाइड क्लीन ओपिनियन दे दिया। तो ये जो रिस्क हुआ ओपिनियन देने का, जो रिस्क क्रिएट हुआ, उसको बोलते हैं ऑडिट रिस्क। अब इस ऑडिट रिस्क के आपके 2 टाइप हैं, आर रोमम एंड डिटेक्शन रिस्क। सर अब रोमम का मतलब होता है ROMM, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसका मतलब है वो रिस्क है ये वाला ROMM जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी है, आपकी वजह से नहीं है, जो एंटिटी की वजह से ऑलरेडी है, आपने काम किया उसकी वजह से जो रिस्क क्रिएट होगा वो डिटेक्शन रिस्क होता है। अदरवाइज जो रिस्क है वो इन दोनों में कवर होगा, इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क। अब सर इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? इनहेरेंट रिस्क होता है दोस्त, आप एक बचपन से चीज बोलते हो या सुनते हो,
यार आप, तेरा भाई तो बचपन से ऐसा है, क्वालिटी है अपने अंदर तो बचपन से ही, ठीक है, बचपन से दिमाग तेज है हमारा, तो बचपन से हम इस काम में ऐसे हैं, ये तो पैदाइशी हमारे अंदर हुनर है, भगवान का दिया हुआ टैलेंट है। ऐसे ही बचपन से मतलब इनहेरिटेड ऑलरेडी जो रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर है, उनके अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन और उसके डिस्क्लोजर्स के अंदर जो ऑलरेडी रिस्क है उसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। वहां पे कंट्रोल को कंसीडर किए बिना जो रिस्क है उसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। आप खुद देख लो, द रिस्क जो असर्शन जो है किसी भी अकाउंट बैलेंस की, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन की, डिस्क्लोजर की, जो मटेरियल है बिफोर कंसिडरेशन ऑफ एनी इंटरनल कंट्रोल को कंसीडर किए बिना जो रिस्क आपका होगा उसको हम बोलेंगे इनहेरेंट रिस्क। इसका परफेक्ट एग्जांपल देता हूं सर। एग्जांपल तो ऐसा कहां होता है सर? ऐसा होता है जितने आपके एस्टिमेट्स हैं, अगेन वही चीज, एस्टिमेट्स आपका बहुत सॉलिड चीज होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिसपे ऑडिटर को बहुत तरीके से चेक करना होता है, ऑडिट करना होता है, बिकॉज वहां पे रिस्क बहुत हाई क्यों है? क्योंकि वो चेंज हो सकते हैं। उसके अंदर जो बेस है, डाटा है उसका, जो रेट ऑफ परसेंटेज जो ले रखी होगी, नंबर ऑफ ईयर जो ले रखे होंगे, जो उसका सोर्स होगा वो हो सकता है चेंज होने की उसमें पॉसिबिलिटी होती है बहुत। तो चेंज अगर वो होगा तो आपका जो एंड रिजल्ट है, जो फिगर्स होंगे, जो अमाउंट होगा वो चेंज हो जाएगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपैक्ट चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट का, लॉस का, एसेट का, लायबिलिटी का, तो वो बहुत मटेरियल इंपैक्ट डालता है। तो वो सब क्या होता है? आपका इनहेरेंट रिस्क है उन फिगर्स के अंदर, उन अमाउंट के अंदर, क्योंकि उसके अंदर अभी तक आपने कंट्रोल की बात ही नहीं की, उसने आपने ऑडिट प्रोसीजर लगाया ही नहीं, उससे पहले ऑलरेडी एस्टिमेट ऑलरेडी ऐसे हैं कि वहां पे रिस्क है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर आपका बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर आपके एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, सबके अंदर ऑलरेडी रिस्क है, ये वाला जजमेंट इन्वॉल्व है वहां पे। नेक्स्ट जो आपका होता है कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क का मतलब होता है वो रिस्क जहां पे आपके कंट्रोल की वजह से रिस्क आया, मतलब कंट्रोल्स आपके या तो प्रिवेंट नहीं कर पाए, या आपके डिटेक्ट नहीं कर पाए, या करेक्ट नहीं कर पाए। प्रिवेंट का मतलब होता है रोक नहीं पाए, डिटेक्ट का मतलब होता है पकड़ नहीं पाए उसको, जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी, और करेक्ट का मतलब होता है पकड़ के ठीक नहीं कर पाए। तीनों में से कुछ भी हुआ है, कंबाइंड कुछ भी हुआ, तो वो जो रिस्क होगा उसको बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एग्जांपल भी लेते हैं। पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने एसपीसी 1 में भी दिया था, एटीएम है, एटीएम मशीन है, वहां पे आपने सिक्योरिटी गार्ड लगा रखा है, दैट इज कंट्रोल है, सिक्योरिटी गार्ड लगा है कि चोरी नहीं होगी एटीएम में कैश की। अब लेकिन क्या है, जिस टाइम पे एटीएम में चोरी हुई उस टाइम पे सिक्योरिटी गार्ड सो रहा था, या उस टाइम पे वो एटीएम में नहीं था। तो इसका मतलब क्या है? कंट्रोल थे बट कंट्रोल फेल हो गए, वो प्रिवेंट नहीं कर पाए चोरी होने को, समझ में आई? या गार्ड ने देख लिया चोर को, चोर भाग गया, वो पकड़ नहीं पाए, डिटेक्ट मतलब करेक्ट नहीं कर पाए, पकड़ नहीं पाए उस चोर को। तो इसका मतलब क्या? कंट्रोल है बट कंट्रोल फेल हो गया, और रिस्क आपका वहां पे हो गया कि चोरी होने का जो रिस्क था वो आपका एक्चुअलाइज हो गया, मतलब वो रियल में हो गया ऐसा। अब उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एग्जांपल देखते हैं। सपोज आप कोई परचेज करते हो, कोई परचेज आपने करनी है, तो आपका प्रोसीजर है वहां पे कंपनी में कि पीओ रेज होगा, परचेज ऑर्डर रेज होगा। परचेज ऑर्डर रेज होगा तो कुछ अमाउंट होगी, इतने अमाउंट तक ये पर्सन ऑथराइज है अप्रूव करने के लिए, इतने लोगों से पहले कोटेशन मंगवाएंगे, प्राइस डिसाइड करेंगे, फिर प्राइस फाइनल करेंगे, मटेरियल की इंस्पेक्शन करेंगे, फिर मटेरियल आप लोग ऑर्डर करेंगे, सैंपल मंगवाएंगे। लेकिन कुछ परचेज ऐसी होगी जिसमें ये प्रोसीजर फॉलो ही नहीं हुआ, ये जो कंट्रोल्स थे, पीओ बना ही नहीं। पीओ बना तो उसके लिए जो अमाउंट थी, जो लिमिट्स थी, जो ऑथराइजेशन होना था, वो ऑथराइजेशन किसी और पर्सन ने कर दिया जिसके पास अथॉरिटी थी ही नहीं, समझ रहे हो? जो कोटेशन थी वो किसी हायर वेंडर को चली गई, कोई रिलेटिव था जो परचेज मैनेजर उसका रिलेटिव था, उसको चली गई। तो कंट्रोल आपके फेल हो गए। वो रिस्क जो था कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो गई, परचेज जो थी वो आपका आइटम है, उसके अंदर मिसस्टेटमेंट हो गई कि अगर उसके अंदर कंट्रोल चलते तो परचेज का अमाउंट कुछ और होता, कंट्रोल नहीं हुए तो उसके अंदर रिस्क हो गया कि हायर अमाउंट में परचेज हो गई, तो परचेज इन्फ्लेट हो गई, तो दैट इज अ रिस्क बिकॉज ऑफ कंट्रोल। अब ये हो गया आपके दो रिस्क। अब तीसरा आपका होता है, इन दोनों रिस्क को है ना, एक चीज आपको बता देता हूं, इन दोनों रिस्क को ऑडिटर कभी भी कम नहीं कर सकता, इनको रिड्यूस नहीं कर सकता। ये ऑलरेडी होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो मैंने ऐसे एरो डाउन करके क्रॉस लगा दिया, नोट्स में आप साथ साथ देखते रहना। बट डिटेक्शन जो रिस्क है, डिटेक्शन रिस्क का मतलब होता है ऑडिटर इसको कम कर सकता है। डिटेक्शन रिस्क होता है ऑडिटर के प्रोसीजर फेल हो गए और उस रिस्क को पकड़ नहीं पाए, यहां पे ऑडिटर की गलती है। ऑडिटर अगर प्रोसीजर अच्छे करता तो रिस्क डिटेक्शन रिस्क कम होता, बट अगर ऑडिटर के प्रोसीजर फेल हो जाते हैं तो डिटेक्शन रिस्क हायर होता है। तो डिटेक्शन रिस्क का मतलब होता है ऑडिटर के प्रोसीजर परफॉर्म किए ऑडिटर ने रिस्क को रिड्यूस करने में, बट वो फेल हो गए मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में, डिटेक्ट करने में। दैट इज योर डिटेक्शन रिस्क। नाउ हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आपका है
रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसए 200। इसमें 5 टॉपिक 5 पॉइंट्स है। एथिकल रिक्वायरमेंट्स, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट, फोर्थ स्कोप ऑफ ऑडिट, फिफ्थ आपका है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। पहला है एथिकल रिक्वायरमेंट्स। एथिकल रिक्वायरमेंट तो एसक्यूसी 1 में भी हमने समझा था सर, एक ऑडिटर के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होना चाहिए, प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए। इंटीग्रिटी मतलब मोरल साउंडनेस होना चाहिए आपके अंदर। ऑब्जेक्टिविटी मतलब आप जो बोलोगे आपके पास नीचे एविडेंस होना चाहिए, उसके बेस पे आपको बोलना है, एविडेंस के बिना नहीं बोल सकते, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मतलब कितनी भी ऑब्जेक्टिविटी हो, कितनी भी इंटीग्रिटी हो, कितनी भी इंडिपेंडेंस हो, काम करना आना चाहिए। काम करना नहीं आता कोई फायदा नहीं है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस वो नॉलेज, वो स्किल, वो एक्सपीरियंस सब होना चाहिए आपके पास। फोर्थ आपका है कॉन्फिडेंशियलिटी। क्लाइंट की कोई भी इंफॉर्मेशन को आप आउटसाइड शेयर नहीं कर सकते अनलेस अदरवाइज कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांस है उसके अलावा। फिफ्थ प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब है कि आप वहां पे काम करने गए हो, रिश्तेदारी बनाने नहीं गए, ठीक है, आपको वहां पे रिश्ते नहीं बनाने, काम करना है, ऑडिट करना है आपको, तो प्रोफेशनली बिहेव करना है आपको वहां पे, पर्सनली नहीं जाना। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस। 2 तरीके से इंडिपेंडेंस होती है। ये चैप्टर 1 की जब मैं करूंगा, वीडियो डालूंगा, तो वहां पे आपको डिटेल में समझेगा इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। कपड़ों में मतलब सॉरी इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, कपड़ों के अंदर, देखने के अंदर, आपको पहनावे के अंदर। अपीयरेंस का मतलब ऐसे ही होता है मतलब, लेकिन देखने में, उसका मतलब देखने में आपकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए और एक माइंड से आप इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो उसका डिटेल मतलब हम लोग इस चैप्टर 1 में समझेंगे। नेक्स्ट आपका आता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। यार इसको ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वर्ड का सर मतलब क्या होता है? या कितने क्वेश्चन पूछ रहे तुम लोग, ये बताओ। तुमने इस वीडियो में माइंड में कितने क्वेश्चन पूछ लिए, कितने क्वेश्चन बना लिए माइंड में? यही प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है। इसको आप ऑडिट में अप्लाई कर दो। क्वेश्चन पूछना मेरे से पूछो, बट ऑडिट में भी अप्लाई कर दो। क्लाइंट पे जाओगे, क्वेश्चन मार्क दिमाग में, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। क्यों 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 सोचना है, मतलब बार बार क्यों। दैट इज अलर्ट एंड क्वेश्चनिंग माइंड। आप वर्ड सुनना, अलर्ट एंड क्वेश्चनिंग माइंड, दैट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ऐसा एटीट्यूड मेंटेन करना जहां पे आपको बार बार क्वेश्चन अराइज हो रहा हो, तो दैट इज योर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ऑडिट करते टाइम पे क्लाइंट आपको जो डाटा दे रहा है, जो रिपोर्ट दे रहा है, जो डॉक्यूमेंट दे रहा है, जो एविडेंस दे रहा है चेक करने के लिए, उस पे आपको क्वेश्चंस बार बार आने चाहिए। आपको वहां की सिचुएशंस पे अलर्ट रहना है, क्या हो रहा है, क्या डाटा क्या चीजें वहां पे आपको मिल रही है, सब पे आपको अपना क्वेश्चनिंग माइंड रखना है। हमें बचपन से एक चीज सिखाई जाती है जो कि मेरे को लगता है थोड़ी सी गलत हो जाती है हमारा, जब हम ऑडिटर एज ऑडिटर करने जाते हैं। बचपन से हम प्लस 1 प्लस 2 में क्या सीखते हैं? मैच करना है। एसेट में फिगर जो आ गया ना भाई, लायबिलिटी में वो चाहिए, कहीं से भी लाऊं, घर से ले जाऊंगा, बट मैच कर दूंगा उसको। ऑडिटर हो दोस्त आप, मैं अकाउंटेंट नहीं हो। अकाउंटेंट का काम है मैच करना, आपका काम है, आपको तो मजा आना चाहिए मैच ना होने में। जब मैच नहीं होगा ना, आपको तो वही तो करना है। मतलब मिस स्टेटमेंट है भाई, क्यों नहीं, क्या रीजन है, गलती क्यों है? आपको वहां पे फ्रॉड या एरर जो हो रहा है उसको अवॉइड नहीं करना कि यार ठीक करो इसको, आप निकालो उसको, आप देखो, आप माइंड को ऐसे बनाओ। हमारा माइंड कैसे होता है? प्लस 1 प्लस 2 हम सीख रहे हैं, बैलेंस शीट मैच करेंगे, मैच यार मैच करना है। नहीं, आप क्लाइंट पे गए हो उनकी एरर फ्रॉड देखने के लिए, आपको ढूंढना नहीं है बैठ के जानबूझ। अरे आपका पर्पस ये है कि आपने देखो यार कहां पे प्रॉब्लम्स हैं। आप एविडेंस जो देख रहे हो, जो भी आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, तो उन सब के अंदर आपको कुछ जो प्रॉब्लम्स आपको दिख रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आपको दिख रही है, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो उसके लिए आपको क्वेश्चनिंग माइंड रखना पड़ेगा, मैचिंग माइंड नहीं, क्वेश्चनिंग माइंड। ठीक है, सॉरी क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, मैचिंग माइंड नहीं रखना है। अब इससे हुआ क्या सर, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्यों रखें? ये आपको हेल्प करता है, यहाँ पे आप देखोगे, ये आपको हेल्प करता है अलर्ट रहने में। किन किन चीजों पे कोई फ्रॉड के फैक्टर आपको दिखेगी, फ्रॉड हो सकता है, तो ऐसी कंडीशंस पे अगर आपका अलर्ट माइंड रहेगा ना, तभी आपको पता लग सकता है यार यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। आपको एविडेंस मिले, दो एविडेंस मिले जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो आपस में ऐसे एविडेंस, सॉरी ऐसे एविडेंस है आपके जो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो उन एविडेंस को एनालाइज करने के लिए आपको ऐसा माइंड रखना पड़ेगा यार, 2 एविडेंस की कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहे एक दूसरे को। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट जो आपको मिले हैं, आपको ये देखना है उनकी रिलायबिलिटी, मतलब सॉरी उनकी ऑथेंटिसिटी, कि किसके थ्रू वो डॉक्यूमेंट आए हैं, क्या वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, तो वो आपको वहां पे मेंटेन करना पड़ेगा। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, माइंड को अलर्ट रखना पड़ेगा, तभी आप उसको एनालाइज कर पाओगे उस तरीके से। अदरवाइज जितने डॉक्यूमेंट मिलेंगे और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है करोगे आप, ऐसे नहीं करना आपको। उसके बाद कोई भी और सर्कमस्टांस आपको लगता है कि जो क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हो, जो ऐसे डाउट क्रिएट कर रहा हो, आप जब प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो,
तभी आप इन चीजों पे अलर्ट रहोगे। अलर्ट का मतलब क्या है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखोगे तभी इन चीजों पे अलर्ट रहोगे, एविडेंस पे, डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है, आपके फ्रॉड रिस्क फैक्टर पे। तो इन सब के लिए आपका क्वेश्चनिंग माइंड होना जरूरी है। नेक्स्ट, आप कहां पे क्वेश्चनिंग माइंड रखते हो, कहां पे, मतलब इससे क्या होता है, आप कोई भी सर्कमस्टांस को ओवरलुक नहीं करते। कोई ऐसा सर्कमस्टांस, कोई ऐसे ट्रांजेक्शन है, ठीक है, सपोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस है, आपको लग रहा है वो सब ठीक है, तो आप उसको ओवरलुक मत करो, छोड़ो मत उसको। अनयूजुअल सर्कमस्टांस है, उसको कंसीडर करो ढंग से। कोई भी, जब आप कंक्लूजन निकाल रहे हो, एक सेकेंड, ये ऊपर चला गया, जब आप कंक्लूजन निकाल रहे हो तो आपको ओवर जनरलाइज नहीं करना चीजों को। आपको इस चीज से बचाता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कि आपको इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन ना ले लो अपने काम को करने में, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को करने में आपको इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन ना ले लो, उस चीज से बचाता है आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हो गया। नेक्स्ट चीज जो प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड? प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब होता है, आप एक चीज बताओ, जजमेंट वर्ड जो है आपका कहां से आया? जजमेंट का मतलब इंडिया में क्या है, हर एक पर्सन है ना जजमेंट देता है। क्रिकेट में चल रहा है, सब लोग क्रिकेट के एक्सपर्ट बन जाते हैं। यहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट की बात हो रही है। प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब होता है जो उस फील्ड का एक्सपर्ट पर्सन है वो जजमेंट देगा, दैट इज प्रोफेशनल जजमेंट। समझ में आ गया? जैसे मान लो दवाई, आपसे किसी ने पूछा यार मेरे को बुखार है, कौन सी दवाई दो, आपने बोला पैरासिटामोल ले लो, तो ये प्रोफेशनल जजमेंट हुई। डॉक्टर ने जब वो एडवाइस दी दवाई कौन सी लेनी है, तो दैट इज प्रोफेशनल जजमेंट। तो एज ए ऑडिटर आपको ऑडिटिंग, अकाउंटिंग की ऊपर जो आप जजमेंट देते हो, जो आप उनके फिगर्स के बारे में जो बोलते हो, जो ओपिनियन दोगे, दैट इज योर प्रोफेशनल जजमेंट। कितना मैच्योरिटी लेवल लेना है, कितना कैसे ऑडिट प्लान करना है, ऑडिट एविडेंस को कैसे समझना है, मैनेजमेंट की जजमेंट को कैसे समझना है, वो जब आप जजमेंट यूज करते हो दैट इज योर प्रोफेशनल जजमेंट, बिकॉज आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हो। ऑडिटिंग की, अकाउंटिंग के आप एक्सपर्ट हो। हाँ, खुश हो जाओ, आप एक्सपर्ट हो, तो आप समझो इस चीज को। तो यही लिखा हुआ है, जब आप तीन चीजें अप्लाई करते हो, क्या आप अप्लाई करते हो? रेलिवेंट ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये तीन चीजें जब आप अप्लाई करते हो तो उसको हम बोलते हैं कि आपने अपनी किस फील्ड में, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग के अंदर, तो हम बोलते हैं कि आपने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई किया है। अब वो आपकी प्रोफेशनल जजमेंट कहां पे आपको यूज होती है, कहां पे रिक्वायर्ड होती है, ये भी इसमें मेंशन किया हुआ है। वो आपकी मेंटेलिटी के अंदर, ऑडिट रिस्क के अंदर आइडेंटिफाई करने में आपकी अप्लाई होती है। ऐसे 320, 315, ठीक है। उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर कितने करने हैं, कितने नहीं करने, उसके लिए यूज होती है। उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर से जो एविडेंस मिलेंगे, कौन से एविडेंस मिलते हैं आपको? सफिशिएंट एविडेंस मिले हैं एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिले हैं। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस को चेक करने के लिए आपको जजमेंट अप्लाई करनी है। नेक्स्ट, और किस जजमेंट अप्लाई करनी है आपको जजमेंट अप्लाई करनी है ये देखने के लिए कि जो मैनेजमेंट ने जो जजमेंट ली है वो ठीक है या नहीं है, उनकी जजमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए आप जजमेंट अप्लाई करते हो। तो इन सब चीजों के लिए आपको प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करनी है। कंक्लूजन लेने के लिए ऑडिट एविडेंस पे आपको जजमेंट अप्लाई करनी है। ये था आपका प्रोफेशनल जजमेंट, यूज ऑफ एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड ट्रेनिंग। ओके, नेक्स्ट इज योर स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब है कि सर आप ऑडिट कितना करना है, मतलब हमें रिपोर्ट देनी है ना बस। यार यही तो बात है, कई बार क्या होता है कुछ चीजों पे आपको बोलना है और कुछ चीजों पे नहीं बोलना, वो आपको ध्यान रखना है कि आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है, वो आपको पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे से क्या एक्सपेक्टेड है। तो आपको रिपोर्ट देनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कि वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बने या नहीं बने, मतलब वो ट्रेड फेयर व्यू दे रहे या नहीं दे रहे, मतलब फ्री है मटेरियल बेस्ड स्टेटमेंट से या नहीं, उसके ऊपर आपको ओपिनियन देना है। तो क्या सर इसका मतलब ये है कि हमने जो ओपिनियन दिया हम ये बोलना चाह रहे हैं यार मैनेजमेंट जो कंपनी है वो तो चलती रहेगी लाइफ टाइम? नहीं, यही इसमें लिखा है। देखो, ऑडिटर के रिपोर्ट को ये ना समझ लो कि वो फ्यूचर वायबिलिटी है कंपनी की। उसकी रिपोर्ट में ये नहीं लिखा होता कि सब कुछ सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस साल सही है तो कंपनी भाई चलती रहेगी जिंदगी भर। वो इस साल के, इस पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर बोल रहा है बस। उससे कोई ये ना लगा ले कि उससे उस कंपनी की फ्यूचर वायबिलिटी सर्टेन हो गई कि वो फ्यूचर में भाई चलती रहेगी हमेशा, या अच्छा काम करेगी, या बहुत अच्छी कंपनी है, ऐसा कोई ना सोचे। हमारी रिपोर्ट से हमारा काम वो नहीं है। फ्यूचर वायबिलिटी इंश्योर करना इट्स नॉट आवर टास्क, ठीक है। अब सर क्या, और रिपोर्ट बस ओपिनियन देना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और भी कुछ करना पड़ सकता है? सर और भी कुछ करना पड़ सकता है। ये देखो आपके कुछ पॉइंट्स है। इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस के ऊपर आपको अलग से रिपोर्ट करना पड़ता है। आईसीएफआर की जो रिपोर्टिंग होती है, आपको कुछ अलग रिपोर्ट्स के ऊपर बोलना पड़ सकता है जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रेफरेंस दिया होता है। जैसे डायरेक्टर्स रिपोर्ट है एसए 720 की, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट के अंदर कुछ लिखा है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ लिखा है। ऐसा तो नहीं डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में कुछ अलग लिख दिया उन्होंने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही मैटर अलग तरीके से लिख दिया है, कुछ अलग लिख दिया, तो वहां पे आपको बोलना पड़ सकता है।
तीसरी चीज, आपका फ्रॉड अगर मिला तो फ्रॉड में आपकी रिपोर्टिंग अलग से होती है, पता है ना, 1 करोड़ से ऊपर होगा तो गवर्नमेंट को करेंगे, मैनेजमेंट से लिखवा करके लेंगे, फॉर्म एडिट जाता है उस केस में, तो फ्रॉड रिपोर्टिंग आपको एडिशनल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कारों की, ये जो आपका कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर होता है उसके अंदर कुछ मैटर्स दिए होते हैं आपके, कुछ प्रोप्राइटी मैटर्स होते हैं, कुछ आपके अदर मैटर्स होते हैं, वहां पे आपको बोलना होता है, तो वो आपकी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है। ओपिनियन देने के अलावा आपको इन चीजों पे भी बोलना पड़ेगा, तो आपके स्कोप में आ गया। अब आपका जो लास्ट पॉइंट आता है इसका, वो आता है आपका इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ये हम ऑलरेडी रीजनेबल एश्योरेंस के टाइम पे थोड़ा समझ चुके हैं, हम इसको और थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे। इसका मतलब होता है कि ऑडिट करते टाइम पे आपके ऊपर कुछ लिमिटेशन लगती है, जिसकी वजह से आप ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकते। ठीक है, जो ऑडिट रिस्क है ना वो जीरो नहीं कर सकते। ऑडिट रिस्क किस चीज का है? इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देने का। तो आपका ओपिनियन हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बिकॉज कुछ ऐसी चीजें हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हैं और वो आप उसी के ऊपर जो ओपिनियन दे रहे हो, तो आपका रिस्क वहां पे रहता है, जीरो करना पॉसिबल नहीं है। जैसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब मैंने बताया, कुछ फिगर्स के अंदर मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व होती है, जितने भी प्रोविजंस है, तो वहां पे आप नहीं बोल सकते कि वो प्रोविजन जो बनाया है बिल्कुल एक्यूरेट है, वो वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, ऑडिटर टू ऑडिटर। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर का मतलब है कुछ इंफॉर्मेशन जिस पे आपको ऑडिट करना है, मैनेजमेंट ने आपको इंफॉर्मेशन दी नहीं, जब तक मैनेजमेंट आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो आप ऑडिट करोगे कैसे? लिमिटेशन लग गई ना। दूसरा पॉइंट है जहां फ्रॉड होगा ना दोस्त, आपने सुना है, आपने कभी सुना है कि चोर ने चोरी की और वो पुलिस स्टेशन चला गया खुद ही, सर मैंने चोरी की है। अरे जब अगर फ्रॉड होगा किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो उसके जो मैनेजमेंट है वो उसको छुपाएंगे, तो फ्रॉड को छुपाएंगे तो आपको वो पता नहीं लगेगा, तो आपके ऑडिट प्रोसीजर्स ऐसे हो जाएंगे, इनइफेक्टिव हो जाएंगे उस केस में, और वो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाएंगे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट फ्रॉड के ऊपर, तो ऑडिट लिमिट हो गया ना। थर्ड, ऑडिट एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, आप रेड मारने नहीं गए, आप ओपिनियन देने गए हो। रेड मूवी देखिए ना अजय देवगन वाली, वो रेड मारता है, ऐसे दीवारें खोल देता है सारी सब, और सबको इकट्ठा कर देता है कि सब फोन वोन सब काट दिया। ऑडिट करने आप कभी गए हो ऐसे, या आपने देखा है कि ऑडिटर गए हो और छापा मार दिया ऑडिटर ने जाते ही? स्टेचुटरी ऑडिटर की बात कर रहा हूं मैं, जाते ही छापा मार दिया। अरे छापा मारोगे ना वो आपको बाहर निकालेंगे कंपनी से। आपका काम है डाटा लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके ऊपर रिपोर्ट दो बस। मैनेजमेंट मना कर रहा है, नहीं हम नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर सकते, आप ओपिनियन दे दो, डिस्क्लेमर ओपिनियन दे दो कि मैं नहीं कर सकता, आपको डाटा नहीं मिला, या कुछ मिला ऊपर नीचे क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो, या एडवर्स ओपिनियन दे दो। उसके अलावा आप धमका नहीं सकते, आप डरा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो आपके पास जब धमकाने की, डराने की वो सब पावर्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी वो चीजें लिमिट हो गई, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिमिट हो गया, पावर्स क्योंकि लिमिटेड हो गई ना आपकी। मैक्सिमम क्या कर सकते हो आप? रिपोर्ट में ओपिनियन दे सकते हो बस। तो ये एक काइंड ऑफ लिमिटेशन हो जाता है। कहीं दूसरी जगह अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा होता तो उसमें ये लिमिट नहीं होती, सारा डाटा देते हो, सब कुछ देते हैं, जो आप बोल रहे हो सब कुछ करते हो, समझ गए। थर्ड इज योर बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। ये क्या है सर बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट? यार एक चीज बताओ, आपको ये तो पता है ना कि ऑडिट करने गए हो तो कोई यहाँ पे आप पुण्य नहीं करने गए, मतलब सोशलाइज नहीं करने गए हो, आप ऑडिट करने गए हो, आपको अपना घर चलाना है। आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं सर, हाँ जी जाते हैं, तो आपको अपना घर चलाना है, आपको भी अच्छा खाना है, आपको भी अच्छे तरीके से रहना है, तो पैसे चाहिए। अब पैसे जब आप काम करोगे तभी आएगा। क्लाइंट आपसे एक्सपेक्ट करता है, कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप 100% चेक करो, पूरा टाइम एफर्ट दो, लेकिन फीस सर उतनी नहीं होती। जब फीस उतनी होती ना तो हमें ऑडिट को भी लिमिट करना पड़ता है। हम उस केस में सैंपल टेस्टिंग करते हैं, टेस्ट चेकिंग करनी पड़ती है हमें। 1000 इनवॉइस में से मान लो हमने 100 चेक कर दिया और बोलते कि 1000 ठीक है, तो एक रिस्क भी है ये कि आपने जब 1000 चेक नहीं किए तो आप बोल नहीं सकते 1000 ठीक है। जो 900 चेक नहीं किया आपने, हो सकता है उसके अंदर फ्रॉड निकल जाता। समझ गए? पहली चीज तो ये रिस्क बन गया आपका, ऑडिट रिस्क हो गया, तो ऑडिट रिस्क जीरो तो होगा नहीं 900 के ऊपर। दूसरी चीज आपकी लिमिट लगी ऑडिट के ऊपर कि आपने 1000 चेक नहीं किए, 100 चेक किए खाली। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है कुछ और मैटर्स हैं आपके जिसकी वजह से आपकी इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। फ्रॉड मैंने बता दिया, जहां पे फ्रॉड होगा वहां पे हो सकता है आपको मिले ही ना चीजें, बिकॉज फ्रॉड तो छुपाते हैं ना लोग, कौन दिखाता है, तो ऑडिट के अंदर आपको पकड़ में नहीं आएंगी, तो एक लिमिटेशन लग गई। गोइंग कंसर्न के ऊपर इंपैक्ट, कुछ डाउट्स हैं जो मैनेजमेंट ने आपको बताए नहीं कि गोइंग कंसर्न उनका इंपैक्ट हो गया, तो उस केस में लिमिट लग गया। नेक्स्ट इज आरबीटी ट्रांजेक्शन जितनी ज्यादा होंगी ना वहां पे रिस्क रहता है हमेशा, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते ऑडिट के अंदर, तो एक लिमिटेशन क्रिएट करता है ऑडिट के अंदर। और अगर हाई नॉन कंप्लायंस है लॉज एंड रेगुलेशन की, तो वहां पे भी आपकी ऑडिट के अंदर लिमिटेशन लग जाती है कि आप ऑडिट को रीजनेबल लेवल तक लेके जाने में भी बहुत दिक्कतें आपको हो जाती है। अब सबसे लास्ट टॉपिक हमारा जो आता है वो आता है आपका ये कंडक्ट करना ऑडिट को एसए के हिसाब से, कि एसए जैसे बोलते हैं ना वैसे आप ऑडिट करना है।
सर ऐसे कैसे बोलते हैं, क्या सारे ऐसे, आपका कुछ क्वेश्चन आएंगे कि सर सारे ऐसे फॉलो करने हैं हमें। बेटा आपको ऐसे फॉलो करने हैं जो रेलिवेंट है। रेलिवेंट वर्ड का मतलब क्या होता है सर, रेलिवेंट वर्ड का मतलब होता है जो उस चीज, जो ऐसे के अंदर कंडीशन लिखी थी, अगर वो कंडीशन उस ऑडिट के टाइम पे अप्लाई हो रही थी तो आपका ऐसे उस टाइम पे लगेगा वहां पे, मतलब रेलिवेंट है वो ऐसे। अगर वो कंडीशन ऐसे वाली वहां पे एप्लीकेबल नहीं है तो ऐसे आपका रेलिवेंट नहीं है। एग्जांपल दो सर, 3 एग्जांपल देता हूं, एक नहीं, पहला है जॉइंट ऑडिट सुना होगा आपने, एसए 299। आप एक चीज बताओ, हर कंपनी का जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट करती है? नहीं सर, हर कंपनी तो नहीं करती। तो जहां पे जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ वहां पे एसए 299 299 नहीं लगा, तो वो इररिलेवेंट हो गया। समझ में आ गया? दूसरा एग्जांपल ले लो सर, एसए 570 गोइंग कंसर्न, आप रिलायंस को ऑडिट करने गए, रिलायंस मुकेश अंबानी को आप रिपोर्ट बता रहे हो, ठीक है, आपने रिपोर्ट इशू किया, आपने बोला कि आपकी रिलायंस इंडस्ट्री तो गोइंग कंसर्न खतरे में है। वो बोलेगा तेरे को अपनी गोइंग कंसर्न पे डाउट नहीं हुआ, तो हमारी कंपनी गोइंग कंसर्न पे डाउट कर रहा है, इतनी करोड़ों की कंपनी पे डाउट कर रहा है। अरे ऐसे 570 की जो कंडीशंस है, जो इंडिकेटर्स है, अगर वो वहां पे है तो आप ऐसे 570 लगाओ, अदरवाइज क्यों लगा रहे हो? तो ऐसे 570 इररिलेवेंट हो गया रिलायंस जैसी कंपनी पे। एक ऐसे ये आपके थे, एक ऐसे आपका ऐसे 402 सर्विस नहीं, ये दो एग्जांपल आपके किसके हो गए, इररिलेवेंट हो गए ऐसे, कि कौन से रेलिवेंट है कौन से इररिलेवेंट है। अब आपके इसमें हम पढ़ लेते हैं, एक ऐसे आपका रेलिवेंट कब होता है, आप ऑडिटर को खाली रेलिवेंट ऐसे अप्लाई करने होते हैं, लिखा हुआ है ऑल स्टैंडर्ड रेलिवेंट टू ऑडिट। और रेलिवेंट का मतलब क्या होता है, वो सर्कमस्टांस वहां होने चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप कंप्लायंस करते हो ऐसे से, तो आपको लिखना नहीं कि आपने कंप्लायंस की है रिपोर्ट के अंदर। आपने अगर कंप्लायंस नहीं किया तो आपको ये बताना पड़ता है कि आपने कंप्लायंस क्यों नहीं किया। समझ में आ गई? नेक्स्ट आपका है ये ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन एसे, कि आपको जो ऑब्जेक्टिव ऐसे में लिखे हो, जैसे इसके 2 ऑब्जेक्टिव थे, रीजनेबल एश्योरेंस में रिपोर्ट इश्यू करना, ऐसे हर ऐसे के ऑब्जेक्टिव है। 210 के अपने ऑब्जेक्टिव है, क्वालिटी के अपने ऑब्जेक्टिव है, क्वालिटी मेंटेन करनी है, ऐसे 220 के, और डॉक्यूमेंटेशन के अपने ऑब्जेक्टिव की डॉक्यूमेंट करना है। तो वो जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको अचीव करने हैं। और कई बार क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कुछ आपको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ सकते हैं जो उस ऐसे में नहीं लिखे, तो और ये आपको डेबिट करना पड़ सकता है प्रोसीजर के साथ, तो वो आप कर सकते हो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। नेक्स्ट, ये इस पे मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं, एंटायर ऐसे कई बार क्या होता है, हमने पढ़ा कि यार रेलिवेंट होगा ऐसे, रेलिवेंट नहीं होगा, लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है, एक ऐसे के 3 पार्ट है, ये 2 पार्ट रेलिवेंट है, ये एक पार्ट जो है वो रेलिवेंट नहीं है, तो उन दोनों पार्ट को बोलेंगे कि पार्शियल, उसको बोलते हैं इस ऐसे की पार्शियल एप्लीकेशन हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे 501 है, ऑडिट एविडेंस का स्पेशल कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, वहां पे 3 चीजें चेक करता है ऑडिटर, इन्वेंटरी, लिटिगेशन एंड क्लेम्स, एंड थर्ड वन इज योर सेगमेंट रिपोर्टिंग। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप किसी सर्विस सेक्टर में कंपनी, किसी आईटी कंपनी का आप ऑडिट करने गए, तो वहां पे एक चीज बताओ मेरे को, इन्वेंटरी होगी क्या? सॉफ्टवेयर्स होंगे, आप फिजिकल ऑडिट करोगे, वहां पे इन्वेंटरी का ऑडिट करोगे? आप नहीं कर पाओगे ना। तो वहां पे जो आप ऐसे 501 अप्लाई करोगे, उसमें आप सेगमेंट रिपोर्टिंग हो सकता है, लिटिगेशन हो सकते हैं, बस इन्वेंटरी नहीं होगी, तो 501 का वहां पे पार्शियल एप्लीकेशन होगा। तो इसका मतलब होता है एंटायर ऐसे वहां पे रेलिवेंट नहीं है, कुछ पार्ट रेलिवेंट है, कुछ पार्ट रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है लास्ट, सबसे लास्ट पॉइंट इज, अगर आप ऐसे के जो ऑब्जेक्टिव अगर अचीव नहीं कर पाए, फेल हो गए ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद भी, तो आपको देखना है कि आप वहां पे आपको क्या ओपिनियन देना है, कि आप वहां पे हो सकता है आपको डिस्क्लेमर देना है या कोई और मॉडिफाइड ओपिनियन देना है अगर आपके ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होते। कि अगर फेलियर हो गया और ऑडिटर अचीव नहीं कर पाता अपने ऑब्जेक्टिव जो स्टेट किए हैं उस ऐसे के अंदर, तो आपको मॉडिफाइड ओपिनियन देना है, ठीक है, या हो सकता है आपको विड्रॉ भी करना पड़ सकता है उस एंगेजमेंट से, ठीक है। तो ये आपका एंटायर ऐसे था जो हमने कवर किया। अब हम आपको उस पे लेके चलते हैं जो इसके नोट्स हैं, जो मैंने चार्ट, समरी चार्ट बनाए हुए हैं, ये वाले आप नोट्स में देखें। कवर हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, एप्लीकेबल एफआरएफ, ऑडिट रिस्क, रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसए 200, फिफ्थ पॉइंट इज कंडक्ट ऑफ एसए इन अकॉर्डेंस, कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए। और 2 ऑब्जेक्टिव है, रीजनेबल एश्योरेंस लेना, ओपिनियन एक्सप्रेस करना, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नॉट पॉसिबल ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। एप्लीकेबल एफआरएफ में 2 पॉइंट है, अडॉप्ट कौन करता है, मैनेजमेंट ऑफ डब्ल्यूजी, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में क्या है, एएस इंडेस, कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या है, कंपनीज एक्ट। ऑडिट रिस्क में क्या है, रिस्क ऑफ गिविंग इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन, आईआर इनटू सीआर इनटू डीआर। ये आईआर क्या होता है और आईआर इनटू सीआर मिला के रोमम होता है, डीआर क्या होता है ये डिफाइन किया हुआ है। 5 पॉइंट रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 200 के हैं, और फिर एसए को कंडक्ट करना है एज पर ऑडिट। इसका जो नेक्स्ट पेज है वो है ऐसे 200 की रिक्वायरमेंट, जो 5 पॉइंट थे उनको फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है। एथिकल रिक्वायरमेंट के 5 पॉइंट है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है वो एक्सप्लेन्ड है, प्रोफेशनल जजमेंट क्या होता है वो एक्सप्लेन्ड है, स्कोप ऑफ ऑडिट
के अंदर क्या क्या हम कवर करते हैं वो भी पूरा दिया हुआ है, और इनहेरेंट लिमिटेशन क्या होती है ऑडिट की वो भी इसके अंदर दी हुई है। थर्ड हमने जो लास्ट पॉइंट देखा था वो देखा था कंडक्ट कैसे करते हैं ऑडिट को, कि पूरे ऐसे अप्लाई कब होते हैं, रेलेवेंट स्टैंडर्ड कौन सा होता है, इररेलेवेंट कौन सा होता है, पार्शियल एप्लीकेशन कैसे होती है, आपको पूरा एग्जांपल के अंदर दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद कुछ एब्रीविएशन जो हमने यूज की थी, एमएमएस का मतलब मेटेरियल मिसस्टेटमेंट, आईआर इनहेरेंट रिस्क, एसएई सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड सो ऑन। तो आपको क्या करना है, अब ये हमारी पूरी वीडियो कवर खत्म हो गई है यहाँ पे, इसको आपको प्रॉपर्ली सुनना है, समझना है, ये समरी चार्ट्स को पढ़ना है 2-3 बार, और ये समरी चार्ट्स आपका पूरा स्टैंडर्ड कवर है, आपको इसके बाहर से नहीं पूछ सकता है इसे, समझ में आ गए। तो ये पूरी वीडियो हमारी आई थिंक हो गई होगी 30 मिनट्स के अराउंड हो गई होगी। तो इसको हम अभी यहाँ पे खत्म करते हैं। आपको इसको बताना है कि आपको इसको वीडियो में कुछ भी आपको इश्यू लगा तो आप फीडबैक दे सकते हैं। इस मेरी वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी। जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो उसमें SC 200 और SQC1 जो हमने पहले डाला था उन दोनों के हम कंबाइंड क्वेश्चन आंसर वहां पे कवर करेंगे। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, जब समझेगा इंडिया तभी तो ऑडिटर बनेगा इंडिया। ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।